बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रिपेयर मैकेनिज़्म। डीएनए रिपेयर मैकेनिज़्म दो तरह की होती हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड रिपेयर मैकेनिज़्म और डबल स्ट्रैंडेड रिपेयर मैकेनिज़्म। अगर डीएनए के एक स्ट्रैंड का डैमेज हो जाए तो उसकी करेक्शन होगी सिंगल स्ट्रैंडेड रिपेयर मैकेनिज़्म के थ्रू, और अगर दोनों स्ट्रैंड का डैमेज हो जाए तो उसकी करेक्शन किसके थ्रू होगी? डबल स्ट्रैंडेड रिपेयर मैकेनिज़्म के थ्रू। सिंगल स्ट्रैंडेड रिपेयर मैकेनिज़्म फर्दर 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। अगर तो बेस डैमेज हो जाए तो हमें बेस एक्सियन रिपेयर के थ्रू से ठीक करेंगे। अगर न्यूक्लियोटाइड का डैमेज हो जाए तो न्यूक्लियोटाइड एक्सियन रिपेयर मैकेनिज़्म के थ्रू से ठीक करेंगे। और अगर वहाँ डीमिथाइलेशन हो जाए जिसकी वजह से हमारी बेस चेंज हो जाए तो वहाँ मिथाइल मीडिएटेड मिसमैच रिपेयर मैकेनिज़्म के थ्रू उसकी करेक्शन करेंगे। सबसे पहला मैकेनिज़्म देख लेते हैं, बेस एक्सियन रिपेयर। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर नॉर्मली जो है ना जो गवानीन है उसके साथ साइटोसिन पड़ा होता है, इनकी इस तरह से पेयरिंग होती है। लेकिन बाज़ औक़ात साइटोसिन की स्पॉन्टेनियसली या फिर नाइट्रिक एसिड जो है इसकी डीमाइनेशन करा देते हैं और इसको यूरासिल के अंदर कन्वर्ट करा देते हैं। यहाँ पे यूरासिल के हमें इसके स्ट्रक्चर का पता है, ये देखें, ये हो गया साइटोसिन, और अगर इसकी डीमिथाइलेशन हो जाए, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो ये बन जाता है यूरासिल। तो इस तरह से डीमिथाइलेशन और साइटोसिन से हमें यूरासिल मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे हुआ है डीमिथाइलेशन हुई और ये वाले साइटोसिन की जगह ये वाला यूरासिल आ गया। अब ये इनकम्पैटिबल हो गया, गवानीन के साथ यूरासिल का तो बेस पेयर नहीं बन सकता। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम आएगा। यूरासिल अगर है, अगर ये बेस पेयर के अकॉर्डिंग ये एंजाइम होते हैं, अगर यूरासिल है तो यूरासिल ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम आएगा, और अगर हाइपोजेंथीन है तो हाइपोजेंथीन ग्लाइकोसाइलेज आएगा। अगर 3 मिथाइल एडिनोसिन है तो 3 मिथाइल एडिनोसिन ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम आएगा। अब इस ग्लाइकोसाइलेज की बहुत अलग एक्टिविटी होती है। अब ये क्या करता है, ये इस जो बैकबोन बनी हुई है डीऑक्सीराइबोस फॉस्फेट बैकबोन को उसने कुछ नहीं किया, बस यहाँ से जो है बेस को वो एक्साइज कर लेता है। इस वजह से यहाँ पे ए पायरिमिडेनिक साइट क्रिएट हो जाती है। ए पायरिमिडेनिक साइट पे एपी एंडोन्यूक्लियस एक्ट करते हैं, जो कि यहाँ पे एक निक क्रिएट करते हैं। वहाँ पे फिर डीएनए पॉलीमरेज की जो एक्सोन्यूक्लियस वाली एक्टिविटी थी, मतलब डीएनए पॉलीमरेज 1 जो इसकी 2 एक्टिविटीज़ होती हैं, बल्कि सारे डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी होती है। एक एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है जो कि 3 प्राइम से 5 प्राइम, और उसके ऑपोजिट जो इसकी पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम में करती है। तो इसके निक क्रिएट करने की देर थी, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज की एक्सोन्यूक्लियस साइट यहाँ पे एक्ट करेगी और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देगी। न्यूक्लियोटाइड जब रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे उसकी पॉलीमरेज वाली साइट आएगी और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को सिंथेसाइज कर लेगी। उसके बाद बस एक निक रह जाएगा जिसको फिल करने के लिए लाइगेज आएगा, और लाइगेज बिल्कुल को सही कर देगा। अब यहाँ पे देखें, ओरिजिनल डीएनए के अंदर यहाँ गवानीन के साथ साइटोसिन था, ठीक है, लेकिन जो हमने फाइनल अब डीएनए हमें नज़र आ रहा है वहाँ यहाँ एडेनिन और थायमिन के बेस पर हमें नज़र आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिशन म्यूटेशन इसने क्रिएट कर दी कि गवानीन और साइटोसिन का जो बेस पेयर बना था उसके रिपेयर के बाद यहाँ पे एडेनिन और थायमिन का बेस पेयर बन जाएगा, यानी कि इसने जीनोम को चेंज कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है न्यूक्लियोटाइड एक्सियन रिपेयर। यहाँ पे हमें न्यूक्लियोटाइड को एक्सरसाइज करना पड़ता है। ये किसका कॉज क्या है, यूवी रेडिएशन जो होती हैं वो यहाँ पे जो 2 बेस पेयर है उनके दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड क्रिएट कर देती हैं, यानी यहाँ बेस पेयर का डायमर क्रिएट कर देती है। फॉर एग्जांपल यहाँ थायमिन था, थायमिन के दरमियान उन्होंने डायमर क्रिएट कर दिया 2 थायमिन का। अब इसको रिपेयर किस तरह करना है, तो यहाँ पर जो है UVRBC यानी UVRB, UVRC और UVRD जो है प्रोटीन्स वर्क करेंगी। पहले जो है सबसे पहले ये चीज़ याद रखना कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। यहाँ तकरीबन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज़ होते हैं। पहला मॉलिक्यूल देख लेते हैं कहाँ पे यूज़ होता है, जब UVRB और UVRC ने आपस में मिलकर अपना एक ट्राइमर बनाना होता है तो यहाँ पे एक ATP का मॉलिक्यूल यूज़ होगा। इनका ट्राइमर बन गया, उसके बाद जो ये वाला ये लियन जो क्रिएट हो गई थी डीएनए के ऊपर, उसके साथ इसने मिलना है। यहाँ पे आके ये देखें, ये 2 जो हैं URC के यहाँ 2 मॉलिक्यूल हैं और UVRB के 1 मॉलिक्यूल है। यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल पेरेंट डीएनए के साथ अटैच हो जाएंगे, और ये जो है जहाँ पे ओरिजिनल साइट ऑफ लियन है यहाँ पे UVRB। अब UVRB का क्या काम है, इसने UVRC जो है उसको ओरिजिनल साइट ऑफ लियन तक लेकर आना है। तो UVRB जब ये काम कर रहा होगा तो यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज़ होगा। इस तरह UVRB जो यहाँ पे था UVRB, इसने UVRC को
लोड कर दिया एक्चुअल साइट ऑफ लिगेंड पर, ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद UVRB जो है वो UVRC जो है वो क्लीव कर लेता है यहाँ पे, ये जो हमें डायमर नज़र आ रहा है, अब नॉर्मल बेस यहाँ पे नज़र आ रही है, अब नॉर्मल बेस का डायमर नज़र आ रहा है, वो इसको यहाँ से क्लीव कर लेगा। लेकिन देखिए अभी भी अगर यहाँ से क्लीवेज हो भी जाए, स्ट्रैंड क्लीव हो भी जाए, तभी दरमियान में इनके हाइड्रोजन बॉन्ड तो रहते ही हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से अभी तक इसके साथ अटैच रहेगी। अब उस हाइड्रोजन बॉन्ड को रिमूव करने के लिए आएगा UVRB, जिसे हेलिकेज भी कहते हैं, वहाँ पे एक और मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज़ होगा। इस तरह से ये जो है अलग हो जाएगा, ये जो डायमर वाला था ये अलग हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे ये मिल जाएगा, यहाँ 3 प्राइम एंड हाइड्रोक्सिल एंड है। अब यहाँ पे DNA पॉलीमरेज कर सकते हैं, DNA पॉलीमरेज आएगा, दरमियान में न्यूक्लियोटाइड क्रिएट करेगा, बस एक निक रह जाएगा, निक के लिए DNA लाइगेज आएगा और हमें ओरिजिनल DNA जो है यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है मिथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मिसमैच पेयर बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेरेंट स्ट्रैंड था, अब मुझे कैसे पता चला ये पेरेंट स्ट्रैंड है, देखिए यहाँ पे मिथाइलेशन हुई हुई है। DNA की जब रेप्लिकेशन होती है तो इमीडिएटली आफ्टर जो रेप्लिकेशन है उसके ये नहीं बन जाता, यानी कि फ़ौरन रेप्लिकेशन के बाद इसकी मिथाइलेशन नहीं होती, बल्कि कुछ टाइम के बाद होती है। तो हम इमीडिएटली आफ्टर रेप्लिकेशन ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो है ये पेरेंट स्ट्रैंड है और ये जो है ये डॉटर स्ट्रैंड है। ठीक है, ये मुझे पता चल गया पेरेंट स्ट्रैंड है, तो मतलब जाहिर बात है डॉटर स्ट्रैंड के अंदर ही म्यूटेशन हुई होगी ना, क्योंकि पेरेंट स्ट्रैंड तो ठीक ही होता है, वो तो काफ़ी अर्से से बिल्कुल इसी तरह से होता है। तो हमें पता चल गया कि इसके अंदर हमें चेंज जो है इसको करना है, थायमिन के साथ गवानीन का बना हुआ, इसको हमने चेंज करना है। अब इसको आइडेंटिफाई प्रोटीन किस तरह करती है, वो म्यूट प्रोटीन्स यहाँ पे आती हैं। म्यूट प्रोटीन जो हैं LSH होती है, मैंने इसे लश के नाम से याद किया LSH। तो ये 3 म्यूट प्रोटीन्स होती हैं L, S और H। पहले क्या होता है, L और S प्रोटीन यहाँ पे आती है। सबसे पहले तो म्यूट S प्रोटीन यहाँ पे आती है, वो इसको रिकॉग्नाइज करती है, आइडेंटिफाई करती है, और फिर उसके बाद L भी आ जाती है, वो पेरेंटल स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज करती है। जब ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उसके बाद ये इनवाइट करते हैं म्यूट H प्रोटीन को। जब म्यूट H प्रोटीन ये ब्राउन कलर से जो शो की है, ये S जो है वो पर्पल से शो की हुई है, रेड से जो है म्यूट L है। उसके बाद ये ब्राउन कलर वाली म्यूट H जब आती है तो इस स्ट्रैंड को क्लीव कर लेती है। असल में जो ये म्यूट L है ये सपोर्ट करती है S को किस तरह से कि ये क्लोज़र कर देती है। अभी डायग्राम के अंदर मैं शो नहीं कर सकती, लेकिन जो ये वाले पॉइंट्स हैं इनको बिल्कुल क्लोज़र कर लेती है ताकि इनको क्लीव करना आसान हो जाए। तो म्यूट H आराम से आके इसको यहाँ से क्लीव कर लेती है। जब ये यहाँ से क्लीव हो जाएगा उसके बाद जैसे कि हमने पहले भी देखा था UVRD हेलिकेज एंजाइम, जिसे UVRD जिसे हेलिकेज भी कहते हैं, वो आके इनको सेपरेट कर लेगा हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके, हमें ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे DNA पॉलीमरेज आराम से एक्ट कर सकता है। DNA पॉलीमरेज यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, बाद में DNA लाइगेज आएगा जो कि जो निक बाकी बच गया था उसको आपस में जोड़ के ये हमें रिपेयर DNA यहाँ पे मिल जाता है। ये 3 जो थी हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड रिपेयर मैकेनिज़्म थे। इसके अलावा डबल स्ट्रैंडेड रिपेयर मैकेनिज़्म भी होते हैं, वो 2 तरह के हैं। एक है होमोलोगस रिकम्बिनेशन रिपेयर मैकेनिज़्म। होमोलोगस रिकम्बिनेशन मेथड के अंदर ये होता है कि इसके अंदर 2 DNA स्ट्रैंड है, ये एक न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA, ठीक है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम जो थे एक साथ पड़े हुए थे। अब यहाँ पे अगर ये वाला हिस्सा क्लीव हो गया, हमें ये इस तरह से मिल गया, ठीक है, और ये वाला बिल्कुल सही पड़ा हुआ था। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर ये वाला रीजन जो है वो क्लीव होगा, एक और प्रोटीन आएगी वो इस रीजन को यहाँ से रिमूव कर देगी, और ये वाला हिस्सा जो होगा ना यहाँ पे ये इन्वेड करेगा इस वाले रीजन को, इसके ऊपर बिल्कुल आ जाएगा, और ये वाला रीजन इस वाले रीजन के ऊपर आ जाएगा। ये यूँ इस तरह से एक क्रॉसिंग सी बना लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये वाला यहाँ पे आ गया और ये वाला जो है यहाँ पे आ गया, अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इनकी पेयरिंग होगी और इसकी यहाँ पे इस तरह से, ये रफ सा मैं बता रही हूँ कि इस तरह से इनकी पेयरिंग हो जाएगी इस तरह से, यानी कि हम दूसरा इसका होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को यूज़ करते हुए हम DNA की रिपेयर कर रहे हैं। इसके अंदर अब मिस्टेक्स के चांस कम होते हैं, ठीक है, यानी कि ये लेस एरर प्रोन होती है। इसके ऑपोजिट जो है वो दूसरा है, ये नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग है। इसके अंदर अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये DNA, ठीक है, यहाँ पे ये वाला रीजन जो इसका रिमूव हो गया, हमें ये इस तरह से मिल गया। अब ये दूसरे पेयर को एज ए टेम्पलेट तो ये यूज़ कर नहीं सकता, तो अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे एक प्रोटीन आएगी इस वाले रीजन को क्लीव करेगी, एक प्रोटीन आएगी वो इस वाले रीजन को क्लीव करेगी।
ये जो एक और प्रोटीन है कि वो इन पे आके अटैच हो जाएगी, इस वाले एंड को इसके साथ जोड़ देगी, दूसरी प्रोटीन इस वाले एंड को इसके साथ जोड़ देगी। इसके अंदर अब शॉर्टनिंग होगी या जीनोम यहाँ पे लॉस हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये नहीं किया कि दूसरी प्रोटीन जो दूसरा क्रोमोसोम था उसे एज ए टेम्पलेट यूज़ करके उसको सिंथेसाइज कर लिया, बल्कि यहाँ पे उस वाले रीजन को रिमूव भी कर दिया गया ताकि एक दूसरे के साथ ये जुड़ सकें। इसके अंदर हमें जीनोम का लॉस मिलता है और ये ज़्यादा एरर प्रूवन होती है क्योंकि इसमें एज ए टेम्पलेट किसी चीज़ को यूज़ नहीं किया जा रहा होता। बाकी बुक के अंदर जो है वो BRCA1 और 2 के बारे में बताया हुआ है कि ये वाली जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए जिसने नॉर्मली होमोलोगस रिपेयर मैकेनिज़्म के थ्रू ठीक होना होता है। अगर ये इस तरह से इसके अंदर एरर रह जाए तो इससे ब्रेस्ट कैंसर जो होता है उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।